बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम सीएसएस का जो हमारा एनुअल 2023 का पेपर हुआ था उस पेपर की करेक्शन का जो पोर्शन है उसको विद कॉजेज़ और विद सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बिफोर दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टू पेपर्स, दैट इज़ 2021 एंड 2022, और आज हम 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ बहुत से टीचर्स हैं, दे आर अपलोडिंग द वीडियोस, और ऑल द टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल एंड वी शुड आल्सो गिव देम रिस्पेक्ट। और स्टूडेंट्स, इसमें उन्होंने थोड़ा सा, जहाँ पे मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, एवरीबॉडी हैज़ गॉट हिज ओन टेक्निकल स्किल्स इन ग्रामर, तो उनमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स भी थी, तो जिसकी वजह से मैंने ये पेपर जो है ये 2023 का थोड़ा सा डिज़ाइन किया है कि उनकी तरफ से थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा गलत थोड़ा सा गाइड किया गया है। 2-3 सेंटेंसेस इस पेपर में ऐसे थे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो पॉइंट्स वो जो है वो क्लैरिफाई करूँ, और आपकी राय भी इसमें शामिल होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सेशन आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला हमारा सेंटेंस है, हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी उसका जो नॉलेज है लैंग्वेजेस का और इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो इसमें अगर आप गौर से देखें, ये पूरे का पूरा जो है ये एक सब्जेक्ट है, ये पूरे का पूरा क्या एक सब्जेक्ट है, और इसमें जो मेन वर्ड है वो नॉलेज है, और नॉलेज यहाँ पे एक सिंगुलर एक सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर वर्ड है। ये जो ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, ये तो इसकी एक्सटेंशन है ना, यानी ये इसकी एनलार्जमेंट है। मेन वर्ड यहाँ पे उसका नॉलेज है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स के एड जो है इसका माना यहाँ मदद करना होता है, हेल्प आउट करना होता है। तो यहाँ एड एक प्लूरल सेंस में इस्तेमाल की गई वर्ब है। सिंगुलर सेंस में जो रियल वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, वो तब बनती है जब उसके साथ जब हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, एडिशन करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पे एंड डाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये पढ़ रखा है कि दो सब्जेक्ट से एंड से मिले हो दोबारा प्लूरल आती है। ये उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी एक दिया था, लेकिन इसमें हमारा ताल्लुक एंड से नहीं है, ये तो एक्सटेंशन मैंने आपको बताया। मेन वर्ड हमारा नॉलेज है, हैज़ नॉलेज, ये सिंगुलर है। तो लिहाजा सिंगुलर सब्जेक्ट जो इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। एक सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब ही अपने बाद एक्सेप्ट करता है। तो लिहाजा हम एड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एड्स इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। द एम्बेसडर, ये सफ़ीर को कहते हैं, जो एक मुल्क की तरफ से दूसरे मुल्क में सफ़ीर तैनात किए जाते हैं ना, आप जानते हैं एम्बेसडर्स। द एम्बेसडर विद हिज फैमिली, ये कॉमा दरअसल यहाँ पे था हिज के, मैंने इधर लगा दिया गलती से। द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ, एम्बेसडर जो है हमरा किन के, अपनी फैमिली के और स्टाफ के। नोट कीजिए इसमें दो सब्जेक्ट्स जो हैं, बल्कि तीन सब्जेक्ट्स एक तरह से हो रहे हैं। तो मेन सब्जेक्ट इसका एम्बेसडर है, और हमने ये पढ़ा हुआ है, सारे जानते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। हम जब टॉपिक डिस्कस करते हैं तो अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स विद से, ये मैंने नीचे मेंशन कर दिया, ये लिखा हुआ है, विद से दो सब्जेक्ट्स मिले हों, या एज वेल एज, वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद से दो सब्जेक्ट मिले हों, या टुगेदर विद से, ये चार वर्ड है। इनके ज़रिए अगर दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं, यानी सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, तो फिर वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर वन इस्तेमाल करते हैं। और ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल इस तरह का एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो पेपर में दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आपकी फैसिलिटेशन के लिए और फर्दर रहनुमाई के लिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर डिज़ाइन करूँगा, जिसके ऊपर मैं 10 रूल्स डालूँगा जो कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे। तो हमने विद की वजह से हमने एम्बेसडर को कंसिडर करना, हमारा सब्जेक्ट वन जो है एम्बेसडर है, लिहाजा हम यहाँ पे एम्बेसडर चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब क्या है कि सिंगुलर है। स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जब हम एस या ई एस के साथ, यानी रियल वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूँ हम जो है ये एम्बेसडर को कंसिडर करेंगे, ना कि फैमिली और या एंड को या स्टाफ को, क्योंकि हमारा विद से दो सब्जेक्ट मिले हुए हैं तो हमने पहले सब्जेक्ट को कंसिडर करना है। लिहाजा हम यूज़ करेंगे इनवाइट्स। ये मेरे नोट्स पे रूल नंबर 40 है। मैंने
कोई 60-65 रूल्स का एक पूरा एक एक कह लें कि एक बुक तैयार की, बुकलेट तैयार की हुई है। उसके ऊपर मैंने तमाम के तमाम जो हैं ये कॉजेज़, रीजंस, करेक्ट इनकरेक्ट के साथ एग्जांपल्स दे के आपके लिए उसको डिज़ाइन किया हुआ है। आप वो मुझसे हासिल करना चाहें तो इन नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस ईयर ही विल सिट इन द CSS एग्जामिनेशन, यानी इस वर्ष जो है वो CSS इम्तिहान में बैठेगा। स्टूडेंट्स, ये लॉजिकली इनकरेक्ट वर्ड है। सिट इन नहीं होता एग्ज़ाम के लिए बैठना, सिट फॉर होता है या फिर अपीयर इन होता है। अगर आपने प्रेपरेशन इन इस्तेमाल करनी तो फिर आप अपीयर इस्तेमाल करें। दिस ईयर ही विल अपीयर इन CSS एग्जामिनेशन, ये भी ठीक है। या फिर आप एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं दिस ईयर ही विल टेक द CSS एग्जामिनेशन। इम्तिहान देना टेक द एग्जामिनेशन भी होता है, अपीयर इन द एग्जामिनेशन होता है, और या फिर सिट फॉर द एग्जामिनेशन। आप इम्तिहान में नहीं बैठे, आप इम्तिहान के लिए बैठते। ये लॉजिकली भी ये सिट इन जो है ये इनकरेक्ट है, आप सिट फॉर इस्तेमाल करेंगे। ये भी हो गया। नेक्स्ट जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, दूसरे जो मोजस टीचर साहिबान ने थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने एक दो मैंने वीडियोस देखी थी जो उन्होंने थोड़ा सा मिसगाइड किया, थोड़ा सा इस हवाले से वेदर और आर का इस्तेमाल, इसका अपने एक यूजेज है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करने की स्टूडेंट्स कोशिश करता हूँ। द चीफ एग्जेक्टिव विल लेट अस नो, चीफ एग्जेक्टिव साहब जो है वो हमें बताएंगे वेदर आर नॉट ही कैन अटेंड द मीटिंग, कि क्या वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स याद रखें कि वेदर और का इस्तेमाल होता है। एक तो वेदर के बाद हम नॉट इस्तेमाल आमतौर पे नहीं करते, कर भी लें तो ठीक है, वेदर और नॉट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर आपने वेदर के बाद जो सेंटेंस आपने बनाया है, यानी अगर आपने ही कैन अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ये एक पूरा एक फुली फ्लेज कैन का इस्तेमाल करके भी एक सेंटेंस है। तो याद रहे स्टूडेंट्स, तो फिर और के बाद भी ऐसा ही होना चाहिए, यानी वेदर के बाद फ़ौरन बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। वेदर के बाद आपकी कोई क्लॉज होनी चाहिए, या वेदर के बाद आपका कोई फ्रेज़ होना चाहिए, या वेदर के बाद पूरा आपका एक सेंटेंस होना चाहिए। आर नॉट आप आगे यूज़ करेंगे, आप मुसलसल एक दूसरे के बिल्कुल करीब करके वेदर और नॉट या वेदर और का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें हम इसको यूँ नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे द चीफ एग्जेक्टिव विल लेट अस नो वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग, कि क्या वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और नॉट, यानी आर नॉट को आप इससे जुदा करें, सेपरेट करें। आपने इसको सेपरेट करना है, इसको जुदा करना है, क्योंकि वेदर के बाद आपने क्लॉज लगानी है, नॉट के बाद अगर आप लगा सकते हैं तो ठीक है, वरना ये अंडरस्टूड होगी। तो ये स्टूडेंट्स असल इसका इस्तेमाल है कि वेदर और नॉट ये एक साथ ऐसे नहीं एक पूरा फ्रेज सा बना के एक इसका मलगूबा सा बना के ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वेदर के बाद आपने अगर पूरी क्लॉज इस्तेमाल करनी है तो आपको क्लॉज देनी पड़ेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जुमला भी मैंने देखा है कि कुछ टीचर साहिबान ने वहाँ पे इनकरेक्ट किया है, सही तरह से गाइड नहीं किया हुआ। इसको ज़रा देखते हैं। व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द वोकेशन, जब वो छुट्टी से वापस आया, जब वो छुट्टी से वापस आया, असलम एंड मी प्लान टू लुक फॉर अनदर अपार्टमेंट, असलम और मैं ने प्लान किया कोई दूसरी रहायश गाह को तलाश करने का। अब ज़रा इसका तर्जुमा मैंने कर दिया आपकी सहूलत के लिए। अब हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। स्टूडेंट्स एक बात तो याद रखें कि ये जो व्हेन वाले फ़िक्रात होते हैं ना, हम इनको टाइम क्लॉज कहते हैं। एक व्हेन वर्ड है, एक आफ्टर वर्ड है, और एक बिफोर वर्ड है। ये तीन वर्ड हैं जो टाइम क्लॉज में इस्तेमाल होते हैं। और जब भी व्हेन का फ़िक्रा हो, या बिफोर वाला सेंटेंस हो, या आफ्टर वाला सेंटेंस हो, तो याद रहे स्टूडेंट्स के उसके हमेशा दो पोर्शन होते हैं। ये बात हमारी हो गई अंडरस्टूड। और इसके दो पोर्शन हैं, ये देखिए, ये दो पोर्शन बने हुए हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में जिसके अंदर व्हेन इस्तेमाल हुआ हो, या आफ्टर इस्तेमाल हुआ हो, या बिफोर इस्तेमाल हुआ हो, आपने लॉजिकली सबसे पहले देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले हुआ होता है आपने उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना होता है, और ये जो टाइम क्लॉज है फिर आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट में। सादा अगर मैं रट्टा लगाने वाली बात आपको कहूँ ना कि आपने रट्टा लगाना है, तो याद रहे स्टूडेंट्स कि अगर आपका एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो टाइम क्लॉज को दी गई है, तो फिर वो दूसरा हिस्सा हमेशा आपका पास्ट परफेक्ट में होगा।
पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म होती है, और पास्ट परफेक्ट जो होता है वो किस में होता है, आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। तो आप इसको यूँ करेंगे कि असलम एंड आई, एक तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट गलत है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, ये ऑब्जेक्टिव केस लगाया गया। असलम एंड आई हैड प्लान्ड, हम इसको करेंगे, तो ये मैंने आगे जाके करेक्ट कर दिया। एक तो यहाँ पे मी की जगह आई आना है, दूसरा आपने प्लान नहीं इस्तेमाल करना बल्कि आई हैड प्लान्ड इस्तेमाल करना है। इस सूरत में आपका एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा और एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी मौजूद है। इस तरह का सेंटेंस भी अक्सर एग्जाम में आता है। आपको टाइम क्लॉज से मतलब और इस तरह की क्लॉज से मतलब जब मैं फर्दर इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी मैं को अपलोड करूँगा, जिसको ऊपर मैं 20 to 30 सेंटेंसेस अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इसका बेहतर तौर पे जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो। वैसे मैंने यहाँ पे 2 एडिशनल एग्जांपल्स दे दी हैं इसको समझने के लिए। मैं ज़रा इसको नीचे कर लूँ। व्हेन आई रीच द स्टेशन, स्टेडियम, जब मैं स्टेडियम में पहुँचा, द मैच हैड स्टार्टेड, तो मैच शुरू हो चुका था। तो नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये काम पहले हुआ है, लिहाजा ये पास्ट परफेक्ट में चला गया और ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म में। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो इसमें नोट कीजिए ये हिस्सा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा और ये हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है। तो एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में, एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल सी बात है। ये मैंने मज़ीद आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो 5 है, ये मैंने 2 करेक्ट एग्जांपल्स आपके लिए और भी दे दी। और स्टूडेंट्स ये जुमला तो बिल्कुल ही सही तरह से बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया गया, मैं आपको ज़रा इसकी वजाहत करता हूँ, बेशक इसको वेरीफाई कीजिएगा। कहीं भी मैंने आपको ये जो करेक्शन इसकी बता रहा हूँ, ये इसका यही इसकी करेक्शन बनती है। जैसे देखें, इफ़ सम ऑफ यू मेक ए नॉइस, अगर आप में से कोई शोर करेगा, दे शैल बी पनिश्ड, तो उन्हें सजा दी जाएगी। जो मैंने कहा लॉजिक ही गलत है। ये गलतियाँ 3, यहाँ पे 3 बिग मिस्टेक्स हैं यहाँ पे। इफ़ सम ऑफ यू, बेटे एक तो याद रखें कि जब आप कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर सम इस्तेमाल नहीं होता, उसके अंदर एनी इस्तेमाल होता है। सम ऑफ यू, तुम में से कोई, यानी आप एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सम ऑफ यू नहीं आएगा, एनी वन ऑफ यू या एनी बॉडी ऑफ यू इस्तेमाल करें। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि आप में से अगर किसी ने शोर किया, कंडीशन है, शर्त है, तो ये सम ऑफ यू नहीं आएगा बल्कि क्या एनी वन ऑफ यू आएगा। लॉजिक में भी हम देखते हैं इस तरह का, अगर आप में से कोई शोर करेगा, अगर आप में से कोई फीस अदा नहीं करेगा, अगर आप में से कोई मुझे तंग करेगा, तो ये आपने एनी वन ऑफ यू इस्तेमाल करना है, सम वन नहीं इस्तेमाल, सम नहीं इस्तेमाल करना। इफ़ सम ऑफ यू मेक्स नॉइस, अगर तुम में से कोई शोर करेगा, तो ये मेक नॉइस भी नहीं आता। स्टूडेंट्स याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं, ये मैंने नोट्स नंबर 40 के अंदर मैंने बताया हुआ है कि सम ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, सम वन, नो वन, एनी वन, सम बडी, नो बडी, एनी बडी, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, नो वन, ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, दे आर फॉलोवर्ड बाई सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब आपने सिंगुलर इस्तेमाल करनी, तो हम मेक्स कहेंगे। और याद रहे स्टूडेंट्स कि जो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ना, तो इसके आगे हम प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते इनके लिए, हम इनके लिए सिंगल इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ही हम लगाएंगे। तो आप जुमला देखें, इफ़ एनी वन ऑफ यू मेक्स नॉइस, अगर आप में से कोई शोर करेगा, ही विल बी पनिश्ड, उसे सजा दी जाएगी। जी इसका असल कनेक्शन बनती है। एक और देखें, ये भी लॉजिक है, ये आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग स्टूडेंट्स, बात को मैं आपको बता दूं कि आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग, आप ऐसे राइटिंग जब करते हैं या ऐसे की एक्सटेंसिव रीडिंग किया करें, इंटेंस एक्सटेंसिव रीडिंग किया करें आप। याद रहे, मुख्तलिफ बुक्स आप परचेज़ कीजिए, चाहे वो मैट्रिक लेवल से लेकर इंटर लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल के जो ग्रामर और कंपोजिशन के बुक्स हैं, उनको परचेज़ करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीडिंग आप करेंगे तो आपको लॉजिक की मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। हमने कोई रूल्स नहीं पढ़े इस वाले से, इस तरह की जो लॉजिक वाली मिस्टेक्स आती हैं। वजह एक्सटेंसिव रीडिंग। ही केम टू मी टू इंक्वायर, वो मुझसे मिलने के लिए आया, ये जानने के लिए, क्या दरियाफ्त करने के लिए, व्हाट इज़ द सैलरी अटैच टू द अपॉइंटमेंट, कि ये जो तकर्री की गई है, इस अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट जो की जा रही है, की गई है, इसका सैलरी कितनी अटैच्ड है। एक तो सेंस ये बनती है, और या सेंस ये बनती है कि क्या सैलरी अटैच है इस अपॉइंटमेंट के साथ। तो हम 2 तरह से इसको करेक्ट कर सकते हैं। ही केम टू मी टू इंक्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे प्रॉब्लम है। याद रहे स्टूडेंट्स कि जब किसी जुमले के अंदर आस्क या इंक्वायर इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरा हिस्सा आपका क्वेश्चन वर्ड्स वाला सवालिया आमतौर पर इस्तेमाल होता है। एक तो वो सेंस होती है, एक हेल्पिंग वर्ब वाला सवाल फिक्रा होता है,
और जब भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे कि दूसरे हिस्से में आपका जो सवालिया सेंटेंस है वो इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज़, हैव या विल शिल वाला हो, हेल्पिंग वर्ब वाला हो, तो उसमें हम उसमें वेदर का इस्तेमाल करते हैं। वेदर का माना के या आया के होता है, और या हम इफ इस्तेमाल करते हैं, आपको याद होगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ ये एक रूल है। सो वेदर द सैलरी वॉज अटैच्ड। एक और गलती यहाँ पे देखें, यहाँ पे इज है। हमेशा याद रहे स्टूडेंट्स के जब भी सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में हो, आपका दूसरा हिस्सा पास्ट में ही होगा, एक तो इज आ नहीं सकता, यहाँ पे वाज आएगा। तो वेदर द सैलरी वाज अटैच टू द अपॉइंटमेंट, एक तो इस्तेमाल हो गया ये। या फिर जुमले को आप यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट सैलरी वाज अटैच्ड। व्हाट का माना यहाँ क्या सैलरी, यानी कितनी की सेंस में है। आप इसमें हाउ मच सैलरी अगर कह लें तो तब भी जुमला करेक्ट हो जाएगा, सेंस क्लियर हो जाएगी। यानी व्हाट सैलरी वाज अटैच्ड, कि कौन सी सैलरी या क्या सैलरी अटैच है इस अपॉइंटमेंट के साथ। या फिर कर लें हाउ मच सैलरी, ये तीनों तरह से आपका जुमला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फिक्रे का पहला हिस्सा माजी है और आपने दूसरा हिस्सा माजी नहीं किया हुआ, इसको पास्ट नहीं किया हुआ। दूसरा इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज़ और विल शिल जो है वो आगे आपने उसको सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है। सवालिया सेंस की तरह तर्ज पे आपने उसको नहीं यूज़ करना। इसके बाद देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार भी है जुमला ये वाला, और कई दफ़ा पेपर में भी आता है, और आपको इसके सेंस के लिए मैंने ये 4 मोर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूँ, दैट आई डू नॉट हर्ट वर्ड्स एंड इडियम्स ऑन माई इंग्लिश बुक। मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं अपनी अंग्रेज़ी की किताब से इस वक्त अल्फाज और इडियम्स तलाश नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ। ये जो TW2 का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, ये ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम कोई आपने चीज़ या वाक़या या इंसिडेंट या बयान करना हो तो तब इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका रूल है, ये TW2 जब भी आपने इस्तेमाल करना है ना, आगे आपने कहीं भी जुमले में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जो भी वर्ब होगी उसके बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म में आपने इस्तेमाल करना है। ये TW2 ऐसे कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, इसको मैं करेक्शन बाद में करता हूँ। ये देखें, इट इज़ टू हॉट टू प्ले आउटसाइड। ये देखें मैंने ये TW2 का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर खेला नहीं जा सकता। ज़रूरत से ज़्यादा, ये ज़रूरत के लिए कम हो गया, और आगे 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शर्त है इसके लिए। जरदारी इज़ टू क्लेवर टू बी कॉट। जरदारी इतना चला कर पकड़ा नहीं जा सकता। नोट कीजिए, ये TW2 इस्तेमाल हुआ है तो आगे 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए। ये 2B वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, याद रखें। ही इज़ टू पुअर टू बाई ए न्यू मोटरसाइकिल। वो इतना गरीब है कि एक नया मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। ये TW2 का इस्तेमाल किया गया। ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है वो, इस कदर गरीब है कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इस तरह ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। वो इतना मोटा है कि तेज़ नहीं भाग सकता। ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, यानी भागने के लिए जो मोटापा रिक्वायर्ड है उससे वो ज़्यादा मोटा है। तो यूँ स्टूडेंट्स ये TW2 का इस्तेमाल, ये सेंस आप स्टूडेंट्स इस तरह का ना, इसकी पूरी जैसे अरबी के अंदर एक गर्दान नहीं रट्टी लगाई जाती, आप इसकी गर्दान पूरी तरह याद करेंगे, इसकी रिहर्सल करेंगे तो फिर ही आपको इस तरह के सेंटेंसेस की सेंस क्लियर होगी। लिहाजा हम इस सेंटेंस को यूँ करेक्ट करेंगे, टू हंट लगाएंगे, यानी आई एम टू टायर्ड, ये रेड वाला पोर्शन सारा गलत है। आपने इसकी जगह टू हंट इस्तेमाल करना है, क्योंकि टू के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी शर्त है। नोट कीजिए, 2 के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फिर यहाँ पे भी यही कुलिया इस्तेमाल करें। आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूँ, दैट आई एम टू टायर्ड टू हंट वर्ड्स एंड इडियम्स ऑन माई इंग्लिश बुक। ये इसका, ये मेरे नोट्स रूल नंबर 29 भी है। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। CSS की पहले मैं घर पे ही तैयारी करवाता था, आमतौर पर स्टूडेंट्स के आते जाते रहते थे, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा चैनलाइज़ किया है स्टूडेंट्स, और बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे आई हैव ऑलरेडी माई वीडियो यूट्यूब चैनल, और उसके ऊपर मैंने बहुत वर्क BBA का, इंग्लिश का, लिटरेचर का, ग्रामेटिकल स्किल्स का, लॉ के इंग्लिश की बुक्स का, ऑल द मटेरियल अवेलेबल देयर। तो ये स्टूडेंट्स जो है इस पे अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको शुरुआत किया है। होपफुली कि वी शैल हैव अ वेरी नाइस टाइम इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।